गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अगली जो संधि है विसर्ग संधि के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में मैंने आपको पता है कि विसर्ग इसको कहते हैं। तो मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया और फिर व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वर यानी दो स्वर हो, और व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। अब विसर्ग संधि में यह है कि ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इसके स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, इस विसर्ग के बारे में बताया जाए। यानी इसकी परिभाषा है कि विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर क्या आता है, दूसरा वर्ण आता है। विसर्ग के स्थान का लोप यानी विसर्ग का लोप होता है, तो वो कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि। कहने का मतलब यह है कि विसर्ग के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आता है तो वो विसर्ग यानी विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे इसमें पहली संधि है सत्व संधि। पहली संधि है सत्व संधि। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, सत्व संधि, इस स के बारे में, यानी सत्व संधि में विसर्ग को क्या माना है, स माना है। इस विसर्ग को क्या माना है, स माना है। ये ध्यान देना, सत्व संधि में विसर्ग को क्या मानेंगे, स मानेंगे। तो स मानने पर अब इस स का किसके द्वारा लोप होता है, इस स का आगे जो वर्ण आता है विसर्ग के बाद या विसर्ग से पहले, तो विसर्ग का लोप होता है, वो आपको बताएंगे। जैसे मान लो सत्य संधि में पहले है जैसे धनु, टंकार, धनु प्लस धन यानी टंकार, धनु धन टंकार। अब ध्यान दो, सत्व संधि मैंने आपको कहा कि सत्व संधि में विसर्ग को क्या माना है, स माना है। मैंने क्या कहा कि विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में सत्व संधि, विसर्ग संधि में सत्व संधि में जो विसर्ग है उसको स माना है। अब मैंने आपको जो अगली जो व्यंजन संधि थी, उस व्यंजन संधि में मैंने बताया था कि तय वर्ग के साथ हमेशा इस स का प्रयोग होता है। तय वर्ग के साथ क्या होता है, इस स का प्रयोग होता है। अब विसर्ग संधि में भी यह स है, विसर्ग संधि में क्या है, यह स है। तो ये जो स आगे वर्ण के अनुसार वही परिवर्तन हो जाएगा। यानी व्यंजन संधि में तो
विसर्ग से पहले क्या आए थे? ये स त वर्ग ये आया था, परंतु विसर्ग संधि में सिर्फ विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण होगा और विसर्ग से पहले कौन सा वर्ण या कौन सा स्वर होगा। फिर देख लो, कहने का मतलब यह मेरा, अगर विसर्ग के बाद क्या है, कौन सा वर्ण होगा या कौन सा स्वर होगा, या विसर्ग से पहले कौन सा स्वर होगा, उनके अनुसार ये आपकी संधियां बनेगी। इसमें से मैंने पहले आपको बता रहा हूं सत्व संधि। सत्व संधि में मैंने बताया आपको कि सत्व संधि में विसर्ग को यह से मानते हैं। अब ध्यान दो, अब इसके सत्व संधि के में नियम, सत्व संधि में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, पहले मैं विसर्ग से पहले बताऊंगा क्या आना चाहिए और विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए। आप लिखिए कि विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो, विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के सामने, मैंने क्या लिखा है आपको कि विसर्ग के बाद यानी ये ट क्या होगा, इसके सामने हो गया ना, तो विसर्ग के सामने या तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो, क्या हो, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो। वर्ण का मतलब बताया था मैंने अक्षर। तो पहला दूसरा वर्ण आपको बताया कि क वर्ग और ख, इसमें च और छ 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों के पहला और दूसरा अक्षर हो, ट और ठ, त और थ। फिर देख लो एक बार, यानी विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के सामने क्या हो, पहला या दूसरा वर्ण हो, वो क्या कहलाती है, सत्व संधि कहलाती है। अब वो बनते कैसे हैं तो देखो, धनु प्लस टंकार। अब ध्यान दो, धनु आ गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा विसर्ग, यानी विसर्ग का ही लोप होगा। लोप यानी हट जाएगा, उसके स्थान पर आगे और पीछे स्वरों को देखकर उसमें परिवर्तन होता है, यानी अक्षर कौन सा आता है वो लिखते हैं। देखो अब ध्यान दो, इसे को मैं से ये कहा मैंने ट वर्ग, यानी पहला दूसरा अक्षर है और ट वर्ग। अब ये ध्यान दो कि ट वर्ग के साथ मैंने कौन सा से लिखवाया था, व्यंजन संधि में मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी, उसमें कहा था कि ट वर्ग के साथ यानी से बताई थी मैंने, तो ट वर्ग के साथ इस से का प्रयोग बताया था मैंने, यानी ट वर्ग के साथ इस से का प्रयोग होगा। तो यानी इस ट वर्ग में यही से लिखते हैं, और विसर्ग संधि में इस से को ये से माना है। तो इसके बाद क्या हुआ, पहला दूसरा वर्ण आया है, तो विसर्ग का क्या, आगे वाले वर्ण को देखा, क्या देखा, आगे वाले वर्ण को देखा, पीछे वाले स्वर को देखा। अब मैंने वर्ण के बारे में तो बता दिया आपको कि विसर्ग के बाद क्या हो,
कि पहला दूसरा अक्षर हो और विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो। स्वर का मतलब है ए आई के अक्षर, यानी 13 स्वर होते हैं। इन 13 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो। स्वर का ऐसे मतलब है जैसे ऊ आ गया, इसमें ऊ लग रहा है, विसर्ग से पहले क्या लग रहा है, ऊ। इसमें ए भी आ सकता है, इसमें आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, ए औ, कोई सा भी स्वर इसमें आ सकता है। कहां पर? विसर्ग से पहले। सिर्फ सत्व संधि में ही विसर्ग से पहले कोई से भी स्वर आ सकते हैं, और दूसरी जो संधियां बताऊंगा उसमें नहीं आएंगे, सिर्फ सत्व संधि में। और सत्व संधि में विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण आएगा, वो सिर्फ सत्व संधि में ही आएगा। उसके अलावा जो आपको संधि बताऊंगा उसमें पहला दूसरा वर्ण नहीं होगा, उसके बाद में जो भी वर्ण है वो आएंगे। आ गया धनु। इसे के साथ क्या प्रयोग होता है? क्योंकि विसर्ग आगे वाले वर्ण के अनुसार स में परिवर्तन हो गया, यानी ट वर्ग है, ट वर्ग के साथ इस से का प्रयोग होता है। तो आगे वाले वर्ण के अनुसार उस से में परिवर्तन हो गया, यानी इस से में बदल गया। इसमें देखो ऐसे लिखते हैं कि विसर्ग के, कहने का मतलब है विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो, ये होगा। विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो पर विसर्ग के बाद क्या हो, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, वो सत्व संधि कहलाती है। सत्व संधि दो प्रकार की होती है। सत्व संधि क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो क्या है कि एक प्रकार तो मैंने ये बता दिया, यानी विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण हो। और दूसरे प्रकार में ये परिवर्तन होता है कि पहला दूसरा वर्ण तो हो, विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण तो हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि पहली संधि में क्या हुआ कि पहला दूसरा वर्ण हो, और दूसरी जो संधि बताऊंगा मैं उसमें है कि विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो सकता है, विसर्ग के बाद क्या हो, यस हो, या फिर शुरुआत से देखो यस स और स, ये भी हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है पहली जो मैंने सत्व संधि बताई उसमें पहला दूसरा वर्ण होगा, और जो मैंने दूसरा जो प्रकार लिया सत्व संधि में उसमें यस होंगे। कहने का मतलब कि एक उदाहरण देखिए, जैसे है हरि प्लस सेते, हरि प्लस सेते। अब ध्यान दो, विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो, इसके बाद में यह से आ गया। मैंने आपको व्यंजन संधि में बताया था कि यह से है, वही नियम है, ये इससे हमें परिवर्तन हो जाएगा अगले से में। व्यंजन संधि में बताया था मैंने, पर इसमें व्यंजन संधि में यह है कि विसर्ग नहीं होगा, व्यंजन संधि में विसर्ग नहीं होगा और विसर्ग संधि में विसर्ग होगा, पर वो के वही है, यानी हरि से ते। कहने का मतलब यह है, ये एक तो व्यंजन संधि का भी उदाहरण होगा और एक किसका,
विसर्ग संधि का भी होगा, यानी विसर्ग संधि में क्या हुआ, ये विसर्ग हुआ। जैसे मैंने ये लिखाया था रामस, मैंने आप विसर्ग संधि में ये उदाहरण लिखवाया था मैंने, रामस प्लस सेते। ध्यान देना कि रामस प्लस सेते, मैंने एक व्यंजन संधि में ये उदाहरण लिखवाया था। अब इस से की जगह मैंने विसर्ग को क्या माना, ये से माना, तो वो से है, परंतु ये क्या है, व्यंजन संधि में लिखा हुआ है, और विसर्ग संधि में क्या हुआ, ये हो गया विसर्ग संधि में। तो इसको क्या हो, ये क्या हो जाएगा, रामस सेते। विसर्ग कहने का मतलब यह है, विसर्ग आने पर ये हो गया। अगर वो से आता है तो वो भी, ये भी व्यंजन संधि का ही है, परंतु अंतर क्या है, इसमें विसर्ग है। अब आपके शंका ये हो रही है कि जैसे मान लो ये आ गया, बच्चों की शंका ये हो रही है कि सर रामस सेते आ गया, तो हम इसमें कौन सी संधि करेंगे, इसमें संधि कौन सी करेंगे। इसमें दो संधि होती है, इसमें क्या है कि संधि का मतलब है कि इसमें से के रूप में विसर्ग संधि भी मानते हैं, और कौन सी, व्यंजन संधि भी। आपको क्या लिखना पड़ेगा, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि भी आपको बतानी पड़ेगी। यानी अब इसके टुकड़ों के रूप में तो आप पहचान जाओगे, टुकड़ों के रूप में अगर आएगा, अगर टुकड़ों के रूप में आया तो ऐसे आएगा, टुकड़ों के रूप में आया तो आप तुरंत इसको जोड़ दोगे कि यानी इसे ये विसर्ग हो गया तो ये बन गया, और ये हो गया तो ये बन गया। तो कहने का मतलब ये क्या है, व्यंजन संधि का अपवाद। कहने का मतलब यानी ये इसमें अपवाद मतलब यानी ये उसमें भी बन रहा है, यानी व्यंजन संधि में भी बन रहा है और विसर्ग संधि में भी बन रहा है। कब, क्योंकि इसको स का रूप मानते हैं, इसलिए। अगर इसके रूप में आएगा तो आप तुरंत लिख दोगे, यानी विसर्ग के द्वारा आप तुरंत ही ये बनता है, इसके द्वारा भी ये बनता है। अगर ये आता है तो आप क्या करोगे, व्यंजन संधि में भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि में कौन संधि है, सचुत्व संधि या सचुत्व, सिर्फ दो संधि लिखनी पड़ेगी, परंतु आपको क्या लिखना है, सिर्फ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी ये व्यंजन संधि में भी आता है और विसर्ग संधि में भी, किस में आता है, विसर्ग संधि में, सत्व संधि में आता है। विसर्ग संधि में मैंने आपको सत्व संधि बताई, उसके बाद दूसरी जो संधि है वह है ऋत्व संधि। ऋतु मान लो या उत्व मान लो, पहले उत्व संधि। क्या है, उत्व संधि। अब उत्व संधि भी दो प्रकार की होती है, सत्व संधि दो प्रकार की होती है और उत्व संधि भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अभी मैंने सत्व संधि में आपको बताया था कि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद, यही तो नियम। अगर आपको ये नियम याद है तो आप वाक्य यानी शब्द आप आगे इसके स्थान पर क्या आएगा वो आप बना सकते हो। अब जैसे मान लो विसर्ग उत्व संधि में पहली संधि, विसर्ग से पहले लिखो उत्व संधि में पहला प्रकार, उत्व संधि में पहला प्रकार कि विसर्ग से पहले
कि विसर्ग से पहले अकारांत स्वर हो। क्या हो? अकारांत का मतलब ऐसे संबंधित, कि विसर्ग से पहले क्या हो? अकारांत यानी आने अकारांत स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो उत्त संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्त संधि कहते हैं। उसमें अब दूसरे हैं, दूसरा प्रकार देखो, पहले प्रकार की परिभाषा बताई मैंने आपको, यानी अकारांत हो और क्या हो? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। अब दूसरी संधि में क्या परिवर्तन होगा? दूसरी संधि में ये परिवर्तन होगा कि विसर्ग से पहले अकारांत स्वर हो। विसर्ग से पहले क्या हो? अकारांत स्वर हो, लेकिन विसर्ग के बाद हर्ष स्वर हो। हर्ष स्वर का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या हो? ए को मानते हैं। लेकिन विसर्ग के बाद क्या हो? अकारांत स्वर हो तो वो उत्त संधि कहलाती है। अब आगे ध्यान दो, विसर्ग के बाद क्या हो? अकारांत हर्ष स्वर हो तो क्या हो जाता है? क्यों? वो कौन सी संधि कहलाती है? उत्त संधि कहलाती है। मैंने इसकी परिभाषा बताई। इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया, पहली और दूसरी बताई। अब इसमें परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन देखो, आगे लिखो, इसके बाद लिखिए कि उत्त संधि में विसर्ग से पहले अकारांत हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तो विसर्ग का उ हो जाता है। और मैंने क्या कहा? विसर्ग का क्या हो जाता है? उ हो जाता है। और उ का गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश यानी गुण संधि के जो नियम है वो लग जाता है। तो गुण आदेश का मतलब है, ज्ञान इसमें क्या बताया था? गुण संधि में उ प्लस ए हो, यानी इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें क्या हो जाता है? ओ जाता है। ये बताया था मैंने, गुण संधि में ये नियम लगता है। तो मैंने क्या कहा? उ का क्या हो जाता है? गुण आदेश। अब आगे लिख लिया कि उ का क्या हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। तो गुण आदेश के बाद में आपको क्या करना है? कोष्टक करना है। उसमें क्या करना है? उ का उ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ का ओ हो जाता है। इसके बारे में विसर्ग से पहले आया वो मैंने आपको बता दिया। यानी विसर्ग से पहले अकारांत हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है?
उ हो जाता है और उ का क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है, यानी उ का ओ हो जाता है। इस विसर्ग के बाद पहले बता दिया है कि इससे पहले जो हो वो उसमें परिवर्तन होते हैं, यानी विसर्ग का परिवर्तन होता है। विसर्ग के बाद ध्यान दो, आपको मैं लिखाऊंगा पर उससे एक बार देखो कि विसर्ग के बाद ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है आता है तो उसमें वो ओ लग के वैसे की वैसे ही लिख देते हैं, परंतु इसमें परिवर्तन होगा। जो उत संधि की जो दूसरी संधि बताई है मैंने, उसमें क्या परिवर्तन होगा, लिखिए कि विसर्ग के बाद यानी पहले, यानी विसर्ग से पहले अकारांत आए, लिखिए विसर्ग से पहले अकारांत हो, विसर्ग से पहले अकारांत हो और विसर्ग के बाद, फिर देखो विसर्ग से पहले अकारांत हो और विसर्ग के बाद हर्ष स्वर, और विसर्ग के बाद हर्ष स्वर अ हो, क्या हो, अ हो, तो अ का क्या हो जाता, तो अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, तो अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अब आपके मन में शंका हो रही है कि सर पूर्ण रूप संधि में भी क्या हो रहा था, अवग्रह चिन्ह हो रहा था। ये मैं आपको आज बाद में बताऊंगा कि परिवर्तन क्या है। इन दोनों के नियमों के बारे में मैंने आपको लिखाया। अब इनके उदाहरण देखिए। पहले क्या लिखाया मैंने आपको कि बाल, इसमें एक छोटा सा बिल्कुल सरल उदाहरण है कि बाल का है प्लस गच्छति, बाल है प्लस गच्छति। कि मैंने गच्छति क्यों लिखी, क्योंकि राम है तो एक वचन के साथ एक वचन का ही प्रयोग होगा। अब ध्यान दो, पहली संधि उत संधि की पहली, विसर्ग से पहले अकारांत हो, क्या हो, विसर्ग से पहले अकारांत हो तो क्या होता है, इसका उ हो जाता है और गुण आदेश हो जाता है, यानी ओ हो जाता है। तो बालको, कोई दिक्कत, फिर एक बार देख लीजिए कि विसर्ग से पहले अकारांत हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश का मतलब गुण संधि के जो नियम है वो लग जाते हैं, तो गुण आदेश हो जाता है तो उ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो बाल को और गच्छति, बाल को गच्छति, इसमें अकारांत का रूप आपको ध्यान रखना है। अगर विसर्ग से पहले ए आता है तो तुरंत आपको क्या करना है, ओ में बदलना है। अगर मान लो मैंने आपको लिखाया कि बाल का है प्लस गच्छति, मैंने आपको ये बताया कि बाल का प्लस धन गच्छति, अगर इसकी जगह गच्छति की जगह अगर ये न आकर ये आ गया अयम, ध्यान देना, अगर बालक की जगह
बालको प्लस धन अयम, ठीक है, बालको धन अयम आ गया, ये अत्र आ गया। तो आपको क्या करना है, बालको, इसमें पहले ही ये स्वर लगा हुआ है तो ये क्या होगा, अयम ही होगा। अगर अत्र आता है तो अत्र हो जाएगा। अगर क्योंकि इसमें पहले ही ये जुड़ रहा है बाल को अयम। आगे देखते हैं, सॉरी ये गलती हो गई, कहने का मतलब मैंने इधर लिखाया, मैंने जो आपको नियम लिखाया उसके बारे में मैं स्वयं भूल रहा हूं। कहने का मतलब सॉरी एक गलती हो गई मेरे से कि अयम, यानी मैंने आपको कहा था कि अकारांत के पहले अ आए, क्या ये अकारांत से पहले अकारांत के बाद में आए। एक बार फिर देखिए, यानी मैंने आपको उत्संधि दो प्रकार की बताई थी। उस दो प्रकार की संधि में जो मैंने आपको जो पहला नियम लिखवाया पहले, वो उत्संधि का पहला नियम हो गया, यानी पहली संधि हो गई। अब ये जो दूसरा नियम लिखा रहा हूं मैं, बालकः प्लस अयम, बालकः प्लस अयम, ये उत्संधि का जो दूसरी संधि है उसके नियम है। अब देखो उसमें मैंने क्या बताया था, दूसरी संधि में, उत्संधि में, दूसरी संधि में मैंने क्या बताया था आपको, नियम वही बताया था कि विसर्ग के पहले अकारांत हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, वो हो जाता है। ये हो गया। अब मैंने ये बताया था कि ए हो, हर्ष स्वर हो तो अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे मान लो एक दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे है क प्लस अपी। पहले ये देखिए कि विसर्ग से पहले अ हो तो को हो जाता है, उसके बाद में हर्ष स्वर अ आता है तो उस अ का क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। जो अ है वो किस में बदल जाता है, अवग्रह चिन्ह में, यानी अवग्रह चिन्ह को अ का रूप ही मानते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में जो विसर्ग संधि बताई थी, उस विसर्ग संधि में मैंने बताया था कि जो ये अवग्रह चिन्ह है, जो अवग्रह चिन्ह है ये पूर्ण रूप में भी है, पूर्ण रूप जो संधि है, स्वर संधि है, उसमें भी हो रहा है। किस पर, ये दो दो संधियों में कैसे हो रहा है, तो परिवर्तन देखो। मैंने जो पूर्ण रूप संधि बताई थी आपको, उस पूर्ण रूप संधि में मैंने क्या कहा था कि पहले क्या हो, ए या ओ हो। पूर्ण रूप संधि आप देखिए, उस पूर्ण रूप संधि में मैंने ये लिखवाया था कि पहले क्या हो, ए और ओ हो, क्या हो, ए और ओ हो, उसके बाद में हर्ष स्वर अ हो, यानी मैंने ये लिखवाया था को प्लस अपी। को प्लस अपी, तो यानी कहने का मतलब पहले क्या हो, ए या ओ हो, उसके बाद में हर्ष स्वर अ हो, तो क्या होता है, अवग्रह चिन्ह बदल जाता है। पूर्ण रूप संधि में मैंने आपको ये लिखवाया था, परंतु इसमें क्या है, ओ नहीं है, ओ नहीं विसर्ग है, ओ नहीं ओ है, परिवर्तन हुआ। इसमें विसर्ग आने पर क्या हो जाता है, को, इसका क्या हो गया, अवग्रह चिन्ह में बदल गया, तो क्या हुआ, को अपी,
मैंने आपको सत्व संधि बताई, उसके बाद में उत्तु संधि बताई। यानी सत्व संधि 2 प्रकार की होती है और उत्तु संधि भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। अब उसके बाद में अगली संधि है तीसरी, ऋत्व संधि। क्या है, ऋत्व संधि। अब ऋत्व संधि में क्या है, विसर्ग को र मानते हैं। क्या मानते हैं, र। मैंने क्या बताया था आपको, विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में जो सत्व संधि है उस विसर्ग को क्या माना, स। अब ऋत्व संधि में विसर्ग को क्या माना है, र माना है। अब नियम लिखिए, ऋत्व संधि का आप नियम लिखिए आगे कि विसर्ग संधि में ऋत्व संधि में विसर्ग संधि का एक प्रकार तो आई है ऋत्व संधि। ऋत्व संधि में विसर्ग से पहले कि ऋत्व संधि में कि ऋत्व संधि में विसर्ग से पहले कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कि ए और आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या यरलव वर्ण हो तो ऋत्व संधि होती है। अब इसमें देखिए परिवर्तन क्या है। सत्व संधि में क्या कहा कि कोई सा भी स्वर हो सकता है। सत्व संधि में मैंने क्या कहा, विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो सकता है। उत्तु संधि में मैंने क्या कहा, सिर्फ ऐ हो, कोई सा स्वर को मैंने नहीं लिया, यानी क्या हो, सिर्फ ऐ हो। और उसके बाद में वही वर्ण है। परिवर्तन क्या हुआ, उत्तु संधि में, उत्तु जो मैंने पहले संधि पढ़ाई, उत्तु संधि में वो वैसे की वैसे ही है विसर्ग के बाद तो, पर परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन ये हुआ उत्तु संधि का कि विसर्ग से पहले सिर्फ ऐ आया था, यानी ऐ का मतलब अकारांत हो तो उत्तु संधि होती है। और अब ऋत्व संधि में क्या परिवर्तन है, वो के वही है, परंतु परिवर्तन इसमें है, विसर्ग से पहले क्या हो, ए और आ नहीं हो। मैंने क्या कहा कि छोड़कर, यानी उनको छोड़ दिया, यानी ए और आ को छोड़कर, यानी ए और आ नहीं हो। उसके बाद कोई से भी स्वर हो सकते हैं, इकारांत उकारांत कोई से भी स्वर हो सकते हैं। अब आपके मन में ये शंका आ रही है कि सत्व संधि में भी इकारांत था, उकारांत था, एकारांत सभी थे, परंतु सत्व संधि में जो विसर्ग के जो बाद जो था उसमें पहला दूसरा अक्षर ही था, इसमें पहला दूसरा अक्षर नहीं है, परिवर्तन हो गया। इसमें परिवर्तन क्या हुआ कि विसर्ग के बाद सत्व संधि में विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण था, परंतु इसमें पहला दूसरा वर्ण नहीं है। तो मैंने क्या बताया, ए और आ को छोड़कर कोई सा भी क्या हो, स्वर हो। जैसे इसी के
कवि प्लस गच्छति, कवि प्लस गच्छति। अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि विसर्ग से पहले, कि विसर्ग से पहले कोई सा भी क्या हो, स्वर हो, पर किसको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर। इसमें ए और आ नहीं है, तो कवि हो गया, विसर्ग का क्या हो गया, विसर्ग को क्या लिख दिया, रैक में लिख दिया। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आधा जो रे होता है वो शब्द के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो कवि और विसर्ग का क्या हो गया, र हो गया, तो कवीर गच्छति। इसी में एक नियम और देखिए दूसरा, अगर कवि अयम, क्या आ गया, कवि अयम आ गया। अब इसमें विसर्ग, तो कवि हो गया, हमेशा विसर्ग आगे स्वर जुड़ जाता है, तो कवि इसमें र पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, स्वर है, तो कवीर। अत्र होता तो भी वो ए इसमें जुड़ जाता। कहने का मतलब यह है कि आगे वाला जो यानी स्वर हमेशा जुड़ता है। रुत संधि भी हो गई। रुत संधि में क्या होता है, विसर्ग का र होता है। अब आगे जो चौथी संधि है वो है लोप संधि। क्या है, लोप संधि। अब लोप का मतलब होता है हट जाना, यानी वहां से गायब हो जाना। तो इसमें क्या है कि विसर्ग का लोप होगा, इसमें क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा। अब ध्यान देना, मैंने आपको जो सत्व संधि के बारे में बताया और उत संधि के बारे में और रुत संधि के बारे में जो नियम बताए उनमें ध्यान देना कि इसमें जो नियम है वो क्या है। लिखिए, विसर्ग से पहले, कि विसर्ग से पहले, कि विसर्ग से पहले आस्वर हो। क्या हो, आस्वर हो, कि विसर्ग से पहले आस्वर हो, आस्वर हो। और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। विसर्ग के बाद क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा या यरलवे क्या हो, वर्ण हो। वो क्या कहलाती है, लोप संधि कहलाती है। अब आपके ये हो रहा है कि तीनों संधियों में, यानी उत संधि, रुत संधि और लोप संधि, तीनों में क्या है, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ही हो रहा है। पर परिवर्तन क्या हो रहा है, विसर्ग से पहले। विसर्ग से पहले परिवर्तन ये हो रहा है कि उत संधि में तो क्या था, अकारांत। किसमें, उत संधि में विसर्ग से पहले क्या था, अकारांत। और रुत संधि में क्या था, ए और आ को छोड़कर, यानी उनको हटाकर, क्या भी हो, ई हो, ऊ हो, ए हो, कोई सा भी हो सकता है इसमें स्वर, यानी ए और आ को तो हटा दिया। अब उसके बाद में लोप संधि में क्या है, इधर
आ, ये हुआ लोप संधि, ये हुआ रुत्व संधि। ठीक है, अब विसर्ग है ये। अब विसर्ग संधि में इधर देखिए, मैंने बताया था स्वर, यानी स्वर कोई सा भी हो सकता है। परिवर्तन देखिए, विसर्ग के पहले क्या क्या परिवर्तन था। यह है सत्व संधि। सत्व संधि में क्या था, इस विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर आ सकता है। ये एक बार देखिए कि विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर हो तो सत्व संधि होगी। उससे कुछ परिवर्तन हुआ, विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर क्या हो, कोई से भी स्वर हो। ए और आ को छोड़ दिया और इसमें स्वर जुड़ गए, परंतु ए और आ छूट रहा है और उसमें परिवर्तन ये आ रहा है कि इसमें पहला दूसरा वर्ण नहीं आ रहा। इसमें क्या था, पहला और दूसरा वर्ण था। इसमें क्या था, विसर्ग के बाद ये जो था वो क्या था, पहला दूसरा वर्ण था, परंतु इसमें कौन सा वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। तो ये परिवर्तन हो गया। इसमें परिवर्तन क्या है, सिर्फ ऐ ही हो, ये कोई से स्वर नहीं हो, ये स्वर कोई से भी नहीं हो, सिर्फ ऐ ही हो। इसमें क्या हो, ये कोई से स्वर नहीं हो, सिर्फ आई हो। ये परिवर्तन होंगे। इसमें देखते हैं बाला धन हसंती, बाला धन हसंती यानी आकारांत है, आकारांत है। तो इसमें क्या होगा, बाला हसंती। आगे समझ में, कहने का मतलब है इसमें सिर्फ विसर्ग का ही लोप हुआ है। अगर विसर्ग के बाद कोई, वही बात, अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर होता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर होता है तो इसमें नहीं जुड़, इसमें तो पहले ही आ जुड़ा हुआ है, इसमें तो फिर वो वैसा का वैसा ही स्वर आ जाएगा। यानी उसमें ये जुड़ता कब है, जब जुड़ने का मौका मिलता है। इसमें मौका कहाँ मिला, ये तो पहले ही स्वर जुड़ा हुआ है, तो वो ए का ए ही आ जाएगा। ए या कोई से भी स्वर हो वो वैसे की वैसे ही आ जाते हैं। अब एक और देखिए, लोप संधि में एक और उदाहरण है। उदाहरण देखिए कि कवि प्लस रचयति, एक उदाहरण है कवि प्लस रचयति। या इसमें ये नियम ये कह रहा है आपको, इसमें लोप संधि होगी। अब ये कह रहा, ये नियम इसमें ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले से मतलब नहीं है इसमें विसर्ग के बाद में अगर रह हो, इसमें यह कह रहा है कि कोई से भी उदाहरण में अगर विसर्ग के बाद में क्या हो, रह हो, तो इसका दीर्घ हो जाता है। जो विसर्ग से पहले जो स्वर आता है ना, उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाएगा, कवि रचयति। ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, कवि रचयति। यानी विसर्ग का तो लोप होगा, परंतु उसमें परिवर्तन क्या होगा, इसमें दीर्घ, यानी जो आगे वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। आपके जो तीनों संधियां हैं,
पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि हो चुकी है। आगे आपको दूसरा टॉपिक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।